हाय, वी होप ग्रो एकेडमी में आपकी अभी तक की जर्नी स्मूथ रही होगी। पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि स्टॉक्स होते क्या हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के डिफरेंट प्लेयर्स कौन हैं जो मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करते हैं, और आखिर में हमने स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व चार्जेस और टैक्सेस के बारे में भी जाना। इस मॉड्यूल में हम आपको आईपीओज के बारे में सब कुछ बताएंगे। आप सभी ने डेफिनेटली आईपीओज और उनको लेकर जो क्रेज चल रहा है उसके बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है? वो था 2010 में, जब कोल इंडिया 15,200 करोड़ का इशू साइज का आईपीओ लेकर आया था। इसका मतलब ये है कि 15,200 करोड़ वर्थ के शेयर्स इस आईपीओ में ऑफर किए गए थे। ये आईपीओ एक हिट साबित हुआ था, जिसमें टोटल 2.36 लाख करोड़ का कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ था। ये इशू ओवरऑल 15.2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन आखिर आईपीओ होता क्या है? कंपनीज आईपीओ के लिए जाती कैसे हैं? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कंपनीज आईपीओ इशू क्यों करती हैं। आज के एपिसोड में हम ये सब और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। लास्ट मॉड्यूल में हमने आईपीओज के बारे में ब्रीफली बात की थी, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में समझ रहे थे। हमने जोमैटो और बारबेक्यू नेशन के एग्जाम्पल्स भी देखे थे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलिए अब आईपीओज को वापस इंट्रोड्यूस करते हैं और आईपीओ का पूरा प्रोसेस समझते हैं। आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है। अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करके प्राइवेट कंपनीज अपनी ओनरशिप भी शेयर करती हैं। आईपीओ के थ्रू कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, जिसके बाद उस कंपनी के शेयर्स डेली बेसिस पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं। बट ये सब होता कैसे है? जनरली सभी कंपनीज जो अपना आईपीओ लाना चाहती हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अपॉइंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स आईपीओ का प्रोसेस कंपनी के बिहाफ पे कैरी आउट करते हैं। वो कंपनी को हेल्प करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट और प्रॉस्पेक्टस, जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या डीआरएचपी भी कहते हैं। किसी भी लिस्टेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की तरह डीआरएचपी में भी एक कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स डीआरएचपी डॉक्यूमेंट पढ़ के कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनीज अपने रजिस्ट्रार को सबमिट करती हैं और पोस्ट सबमिशन कंपनीज अपने आईपीओ की एप्लीकेशन सेबी के पास फाइल कर सकती हैं। इस मॉड्यूल के आने वाले एपिसोड्स में हम ये जानेंगे कि किसी भी कंपनी के डीआरएचपी को डिटेल में कैसे पढ़ा जा सकता है। अब आगे क्या होगा? अब सेबी पूरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। सेबी से अप्रूवल के बाद कंपनी आईपीओ की डेट सेट करती है। उसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास अपने शेयर्स फ्लोट करने की एप्लीकेशन फाइल करती है, और फिर कंपनी मार्केट में अपने आईपीओ का बज़ क्रिएट करने के लिए उसकी एडवर्टाइजिंग करती है। इससे आईपीओ को लेके इंटरेस्ट जनरेट होता है और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा जाता है। कंपनी अपना आरएचपी डॉक्यूमेंट भी पब्लिश करती है। ये डॉक्यूमेंट डीआरएचपी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जिसमें आईपीओ डेट्स, प्राइस बैंड और लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होते हैं। इससे कंपनी का फाइनल प्रॉस्पेक्टस भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी ये डिसाइड कैसे करती है कि उन्हें किस प्राइस पे अपने शेयर्स फ्लोट करने हैं? आईपीओ प्राइस करने के दो वेज होते हैं। पहला है फिक्स प्राइस इशू और दूसरा है बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू के केस में जिस प्राइस पे कंपनी के शेयर सेल किए जाएंगे वो पहले से ही इन्वेस्टर्स को बता दिया जाता है। ये बुक बिल्डिंग इशू से डिफरेंट कैसे है? बुक बिल्डिंग इशू के केस में कंपनी इन्वेस्टर्स को एक रेंज ऑफर करती है, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। इस रेंज को आईपीओ का प्राइस बैंड कहते हैं। प्राइस बैंड सुना सुना लग रहा होगा, है ना? जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम आईपीओज बुक बिल्ड इश्यूज ही होते हैं। नॉर्मली एक आईपीओ 3 ट्रेडिंग डेज के लिए ओपन रहता है, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास 3 दिन होते हैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। बिडिंग के बाद कट ऑफ प्राइस पे शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है। कट ऑफ प्राइस क्या है? जिस प्राइस पे शेयर्स इन्वेस्टर्स को इशू किए जाते हैं उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। ये ऑफर प्राइस कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स फाइनलाइज करते हैं, और ये आईपीओ प्राइस बैंड में से कुछ भी हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक आईपीओ का रेंज है 145 to 150 रुपीज पर शेयर। ये आईपीओ का प्राइस बैंड है। आपने सपोज एक लॉट के लिए अप्लाई करा जिसमें 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 147 रुपीज पर शेयर।
सारी एप्लीकेशंस रिसीव होने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करेगा कि किस प्राइस पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। इस प्राइस को कट ऑफ प्राइस कहते हैं। अगर मान लेते हैं फाइनल इशू प्राइस या कट ऑफ प्राइस 146 रुपीज पर शेयर पे डिसाइड हुआ, तो आपको एक लॉट का अलॉटमेंट एट द रेट 146 रुपीज पर शेयर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर कट ऑफ प्राइस 149 रुपीज पर शेयर डिसाइड हुआ तो आपको शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं होगा। कट ऑफ प्राइस फाइनलाइज होने के बाद कंपनी ये डिटरमिन करती है कि हर इन्वेस्टर को कितने शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। अब हम ये समझेंगे कि कंपनीज पब्लिक जाने का डिसीजन क्यों लेती हैं। पहला रीजन है कैपिटल रेज करना। कंपनीज एक्सपैंड करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए या डेट कम करने के लिए कैपिटल रेज करती हैं। सेकेंड रीजन है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करना। ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी की अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करा होता है और उनके पास कंपनी के काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं। आईपीओ उनको अलाउ करता है कि वो अपने शेयर सेल कर दें और अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न अर्न कर सकें। मोस्ट आईपीओज में एक कंपोनेंट ऑफ ऑफ अ सेल या फिर ओएफएस का भी होता है। ऑफ ऑफ अ सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर सेल करते हैं और इसलिए ओएफएस के पैसों पर नए शेयर्स इशू नहीं किए जाते। ओएफएस के थ्रू रेस्ड कैपिटल कंपनी को नहीं मिलता बल्कि उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी से एग्जिट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कमाने का एक तरीका प्रोवाइड करता है। एक और रीजन जिसके लिए कंपनीज पब्लिक जाती हैं वो है ग्रेटर विजिबिलिटी। एक सक्सेसफुल आईपीओ कंपनी के लिए क्रेडिबिलिटी लाता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और सेबी ने पब्लिक कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स ले डाउन करे हैं। इसलिए अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है तो लोगों का उस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हर कंपनी को सेबी की रिक्वायरमेंट्स पास करना जरूरी होता है। एक और रीजन जिसके लिए कंपनीज पब्लिक जाती हैं वो है लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितनी आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय या सेल करे जा सकते हैं। सपोज आप किसी ऐसी कंपनी में 100 शेयर्स ओन करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो अगर आपको अपने शेयर्स सेल करने हैं तो बायर ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। इस वजह से बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको शायद अपने शेयर्स कम प्राइस पे भी सेल करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है तो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट और ट्रांजैक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आई होप कि आज आपके आईपीओ को लेके सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें समझ आने चाहिए। अगले एपिसोड में हम आईपीओ से जुड़े सभी टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप किसी भी आईपीओ इशू को अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।